नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। न्यूज एट 10 की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जल्द क्रियान्वयन पर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर मांगा समर्थन। पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों को लगा झटका। अमेरिका और ईरान के बीच बेनतीजा रही बातचीत। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा, ईरान को दिया था बेस्ट ऑफर। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर। अपने चुनावी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिलीगुड़ी में विशाल विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। तृणमूल कांग्रेस ने भी झोंकी ताकत। तमिलनाडु में जोर शोर से जारी है चुनाव प्रचार। डीएमके, एआईएडीएमके, भाजपा, कांग्रेस और टीवीके के स्टार प्रचारक कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। दोनों प्रमुख गठबंधनों ने किया जीत का दावा। और एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। सुजीत और अभिमन्यु ने जमाया स्वर्ण पदक पर कब्जा। टूर्नामेंट में भारत ने अब तक जीते 14 पदक। और सुर्खियों के बाद आइए न्यूज एट 10 में खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही शांति वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका है। वैंस ने कहा कि अमेरिका ने अपना अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान ने अमेरिकी शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि हमने ईरानियों के साथ कई ठोस चर्चाएं की, मगर हम समझौते तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि हम 21 घंटे से इसमें लगे हुए हैं, लेकिन हम बिना समझौते के ही अमेरिका वापस लौट रहे हैं। We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, and we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि ईरान की तरफ से परमाणु हथियारों के खिलाफ कोई सकारात्मक प्रतिबद्धता नहीं मिली है। The simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. तो आपको बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए वार्ता को लेकर दोनों पक्षों में क्या-क्या एजेंडे थे, ये आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल समझिए कि लेबनान पर इजराइल के हमले तुरंत रोके जाएं, ये ईरान का एजेंडा था, ये ईरान की मांग थी। युद्ध में हुए नुकसान का हर्जाना मिले, ये भी ईरान की शर्तों में शामिल था। बैंकों में फ्रीज संपत्तियों की बहाली की जाए, ये ईरान की शर्त थी। और साथ ही अपने यूरेनियम संवर्धन का अधिकार पूरा ईरान के पास हो और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का अपना नियंत्रण हो, ये ईरान की मांगे थी। और अमेरिका इन मांगों पर सहमत नहीं हुआ। युद्ध में हुए नुकसान का पूरा हर्जाना मिले। और अब अमेरिका की एजेंडे की बात करें तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का पूरी तरह से खात्मा करने की शर्त अमेरिका ने रखी थी। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलने की मांग भी अमेरिकी एजेंडे की प्रमुख मांग थी। इसके अलावा ईरान के मिसाइल और मारक क्षमता को सीमित किया जाए, ये भी अमेरिका का कहना था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का पूरी तरीके से खात्मा हो, ये भी ईरान की
मांग थी। और जल डमरू मध्य एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जहां से पूरी दुनिया का लगभग 80% जो तेल का आयात और निर्यात है वो वहां से पूरा हो पाता है। ऐसे में अमेरिका ने मांग की थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। ईरान इन सभी शर्तों पर सहमत नहीं हुआ और इस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति वार्ता थी वो पूरी तरीके से विफल रही। और आइए अब नजर डालते हैं भारत के सियासी संग्राम पे। 4 प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज सिलीगुड़ी में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी ने इसे विशाल विजय संकल्प सभा का नाम दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने एसआईआर जैसे मुद्दों का हमेशा से विरोध किया है और बंगाल को घुसपैठियों से भर दिया है। आज टीएमसी का कुछ भी नहीं चलेगा। जनता उनको विसर्जन देने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी बहुत बार विरोध किए हैं, इसलिए उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। भारतवर्ष से देश में बहुत शरणार्थी बांग्लादेश पाकिस्तान से आए हैं, अभी भी आ रहे हैं। जो संकट में होता है आता है उसको हम शरण देते हैं, ये मानविकता है। लेकिन जो घुसपैठिया ला करके वो वोटर बना रहे हैं उनको जगह नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने मुर्शिदाबाद का दौरा किया और बेलडांगा विधानसभा के मतदाताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बहरामपुर प्रशासनिक भवन में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें चुनाव संबंधित मुद्दों और तैयारियों पर चर्चा की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मुर्शिदाबाद में चुनाव के लिए अच्छी तैयारी चल रही है। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जिनके नाम हटा दिए गए हैं वो तभी वोट दे पाएंगे जब ट्रिब्यूनल से उनका नाम क्लियर होगा। मुर्शिदाबाद हम देखने आए इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस, अच्छी प्रिपेयर्डनेस चल रही है। हम लोग सब लोगों से मिल रहे हैं, जितने आपके ऑब्जर्वर हैं, जितने आपके ऑफिसर्स हैं, सबसे मुलाकात हो रही है। फील्ड में जाके पब्लिक से मुलाकात कर रहे हैं हम लोग। उनसे कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए हम लोग तत्पर हैं और सभी वोट आगे आए। जैसे पर्व की तरह होता है वोट देने आए, जैसे दुर्गा पूजा में जाते हैं पेंडल में, ऐसे बूथ में जाए तब वोट देके आए। वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही है, जिसको आने के लिए ट्रिब्यूनल से नाम लेके आना पड़ेगा। जो आपका एडजुडिकेशन में कटा है, कोई सिविल ऑफिसर जो है किसी रैंक का भी हो, अपील में नहीं बैठेगा। उसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ही बैठेंगे अपील में। ट्रिब्यूनल सेटअप हो गया, जब ट्रिब्यूनल से क्लियर होगा तभी वो वोट दे पाएंगे। तो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की बात चुनाव आयोग कह रहा है और साथ ही अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में हिस्सा लें। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटें एक ही चरण में 23 अप्रैल को वहां पर मतदान होंगे। सभी प्रमुख दल पूरी ताकत के साथ मैदान में ताल ठोक रहे हैं। राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन और मुख्य विपक्षी पार्टी अनाद्रमुख नीति गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं नवगठित टीवी के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगी है। सभी दलों के स्टार प्रचारक विकास, रोजगार, सामाजिक कल्याण और योजनाओं और क्षेत्रीय पहचान जैसे मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। रैलियों और रोड शो के जरिए नेता जनता का दिल जीतने की कोशिश में जुटे हैं। इस बार चुनाव में युवाओं और पहली बार मतदान देने वाले मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं चुनाव आयोग भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम करने में जुटा है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा के पहले दिन कल उन्होंने यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने एक्स पोस्ट पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, ये मुलाकात बेहद सुखद रही। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय स्थिति में हो रहे बदलावों और उसके प्रभावों पर विस्तृत चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूएई सरकार के प्रयासों की सराहना की और आभार जताया। डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्वास जताया कि भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी आने वाले समय में और मजबूत होगी तथा दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे।
और आपको बता दें कि इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दौरे की शुरुआत वहां रह रहे भारतीय समुदाय के साथ संवाद के साथ की। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करते हुए पश्चिम एशिया में जारी तनावपूर्ण हालात के बीच उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए भारत सरकार के प्रयासों की जानकारी उन सभी नागरिकों को दी। उन्होंने इस कठिन समय में स्थानीय समाज में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय समुदाय के कल्याण को सुनिश्चित करने में यूएई सरकार के सहयोग की भी प्रशंसा की। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होंगे। आप बने रहे डीडी न्यूज के साथ। विसाखी दी लख लख बधाइयां। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने श्रीलंका की कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। ये सौदा 26.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी लगभग 225 करोड़ रुपए में पूरा हुआ है। खास बात यह है कि यह मझगांव डॉक का पहला अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण है जो वैश्विक बाजार में भारत की बढ़ती धमक को दर्शाता है। इस डील के साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की मौजूदगी और मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल शिप बिल्डिंग बल्कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी एमआरओ क्षमताओं में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा भारतीय शिप बिल्डिंग सेक्टर्स की निर्यात क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछुआरों, ग्रामीण तालाबों और जलाशयों के पट्टाधारकों, समितियों, समूहों तथा व्यक्तिगत हिताग्रहियों को समय पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना है। ये योजना मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित कृषि कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत संचालित की जा रही है, जिसमें मत्स्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। योजना के तहत पात्र हिताग्रहियों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जाएगा और इस आर्थिक सहायता से मत्स्य पालक मछली, बीज, चारा, नाव, जाल और अन्य आवश्यक उपकरण आसानी से खरीद सकेंगे। इस योजना का लाभ वही लोग ले सकते हैं जो मछली पालन से जुड़े हैं या इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। बिहार सरकार ने रबी 2026-2027 में मसूर की सरकारी खरीद की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार अब किसान अपनी उपज को बिचौलियों के हाथों औने पौने दामों पर बेचने के बजाय सीधे सरकारी केंद्रों पर बेच सकते हैं। सरकार ने इस वर्ष मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सीतामढ़ी जिला कृषि पदाधिकारियों के अनुसार फसल की बिक्री के मात्र 48 घंटे के भीतर सहायता राशि सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेज दी जाएगी। किसान 31 मई 2026 तक अपनी उपज बेच सकते हैं। किसान अपनी सुविधा के अनुसार पंचायत स्तर पर स्थित पैक्स या प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल में जाकर अपनी मसूर की बिक्री कर सकते हैं। और आइए बात कर लेते हैं संसद के उस विशेष सत्र की जिसमें भारत की नारी शक्ति को प्रमुख राजनीतिक केंद्र में लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा और इसके जल्द क्रियान्वयन की अपील की है।
उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि 16 अप्रैल से संसद में इस ऐतिहासिक विषय पर विशेष चर्चा होगी जो लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए लिखा कि देश के विकास के लिए महिलाओं की नेतृत्व भूमिका बेहद जरूरी है। उन्होंने लिखा कि इस कानून के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना आज के समय की मांग है। सरकार का लक्ष्य है कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिले। इसलिए प्रधानमंत्री ने सभी दलों से एकजुट होकर इस ऐतिहासिक कदम को सफल बनाने की समर्थन की अपील की है। उन्होंने इसे देश की 140 करोड़ जनता और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक पर चर्चा के लिए 16 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में मौजूद रहने के लिए भाजपा ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। भाजपा के 3 लाइन के व्हिप में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को 16, 17 और 18 अप्रैल को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। सांसदों को कहा गया है कि सख्ती से इस व्हिप का पालन किया जाए। सांसदों को निर्देश दिए गए हैं कि इन 3 दिनों में सदन में सांसदों की लगातार उपस्थिति बनी रहे। पार्टी ने कहा कि इस दौरान कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और राष्ट्रवादी विचारक सुंदर सिंह भंडारी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक्स पोस्ट में उन्होंने अपने संदेश में लिखा, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और प्रखर राष्ट्रवादी विचारक श्रद्धेय सुंदर सिंह भंडारी को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। सादगीपूर्ण जीवन, उच्च आदर्शों और राष्ट्र सेवा के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ सुंदर सिंह भंडारी जी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संघ से लेकर भाजपा तक वो सामाजिक जीवन में शुचिता के आदर्श बने। उनका जीवन राष्ट्र प्रथम को अपना ध्येय बनाने वाले प्रत्येक युवा के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। और आइए अब बात कर लेते हैं प्रगति की नई रफ्तार की। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही देश को समर्पित करेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय घटकर करीब 2.5 घंटे का रह जाएगा। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली से देहरादून तक बना 210 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे उद्घाटन के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के बागपत, बड़ौद, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर से होकर गुजरेगा और उत्तराखंड के देहरादून में समाप्त होगा। ये एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यातायात की भीड़ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और अन्य संपर्क राजमार्गों पर भी भार घटाएगा। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे की निर्धारित गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और इससे दिल्ली से देहरादून की यात्रा का समय मौजूदा करीब 6.5 घंटे से घटकर करीब 2.5 घंटे हो जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली के लोग भी इस राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर काफी उत्साहित हैं। पहले वाले रोड पर चलते थे मेरठ वगैरह, वहाँ बहुत ज़्यादा जाम में फंसते थे। ये बहुत शॉर्ट हो गया, बहुत कम समय में हो गया। ये बहुत बढ़िया वेल एंड गुड काम हो गया। इसकी कनेक्टिविटी सभी हाईवेयों से जुड़ी हुई हैं, ये सबसे बढ़िया लाभदायक है। एक किस्म का दूसरा पेरीफेरल समझो इसको, जो कि अक्षरधाम से पीछे से फरीदाबाद से निकल करके सीधा देहरादून तक अब सबको कनेक्ट जोड़ता जाता है सर। 2014 से पहले और 2014 के बाद का जो भारत है, तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है और अब एक नई सौगात मोदी जी ने दी है। दिल्ली से देहरादून मात्र 2.5 घंटे में, पहले 5 से 6 घंटे हमें लगते थे और इतना समय लगता था, फ्यूल खर्च होता था। और आज अगर हम 2.5 घंटे में वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो इसका मतलब समय की भी बचत है और इकोनॉमिकली फ्यूल की भी बचत है। तो वो नेशनल सेविंग है और मोदी जी दिन प्रतिदिन रोज एक नई सौगात देश को दे रहे हैं। मैं तो इस विषय में यही कहूँगा कि
भारत को एक देवदूत हमें मिला है जो भारत को ऊंचाइयों की राह पर लेके जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बनने से एक और दिल्ली एनसीआर से देहरादून पहुंचने का समय कम होगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, चार धाम यात्रा के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होगा। वहीं दूसरी ओर इससे आर्थिक गतिविधियों को भी बूस्ट मिलेगा। दिल्ली से अब देहरादून दूर नहीं, महज 2.5 से 3 घंटे में अब दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकता है। जी हां, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709B बनकर तैयार हो चुका है, जिस पर दिल्ली से सहारनपुर के रास्ते महज 2.5 से 3 घंटे में देहरादून तक पहुंचा जा सकता है। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत के सुजीत और अभिमन्यु ने पुरुषों के फ्री स्टाइल फाइनल मुकाबलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सुजीत ने पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल फाइनल में उज्बेकिस्तान के उमेदजोन जलोलोव के खिलाफ 8-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही वो बजरंग पुनिया के बाद इस भार वर्ग में एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु ने पुरुषों के 70 किलोग्राम फ्री स्टाइल फाइनल में 0-2 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचिर को 5-3 से हराया। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर हम उस अद्भुत यात्रा का उत्सव मना रहे हैं जब इंसान ने पृथ्वी की सीमाओं को पार कर अंतरिक्ष तक कदम बढ़ाया है। साथ ही अंतरिक्ष अनुसंधान के भविष्य को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका भी खासतौर पर सामने आ रही है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत आर्यभट्ट उपग्रह से हुई थी। ये एक साधारण शुरुआत थी, लेकिन इसी ने भारत को एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनने की दिशा दी। इसके बाद चंद्रयान मिशन की सफलता और मंगलयान के ऐतिहासिक अभियान ने दिखाया कि भारत नवाचार और सटीकता के साथ लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अब सबकी नजरें गगनयान मिशन पर टिकी हैं, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों यानी व्योमनॉट्स को स्वदेश में बने अंतरिक्ष यान के जरिए पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा। इस मिशन से जुड़े क्रू एस्केप सिस्टम समेत कई महत्वपूर्ण परीक्षण पहले ही शुरू हो चुके हैं। भारत इस ऐतिहासिक कदम की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं पूरी दुनिया में भी अंतरिक्ष को लेकर नई तैयारियां तेज हो गई हैं। मानव को दूर गहरे अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की जा रही है। नासा के आर्टेमिस सेकंड मिशन के जरिए इंसानों ने चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने का ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है। ये भविष्य में चांद पर मानव के दोबारा उतरने की बड़ी तैयारी है। भारत के गगनयान से लेकर दुनिया के आर्टेमिस जैसे मिशनों से अंतरिक्ष अनुसंधान अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। अब अंतरिक्ष की नई सीमा को मानव छूने को तैयार है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तापस भट्टाचार्य की इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ ही न्यूज़ एट 10 में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।